Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 5 for the chapter States of Matter. Till now, we have discussed intermolecular forces of attractions, जो कि बहुत ही ज़रूरी है स्टेट्स ऑफ मैटर समझने के लिए. तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली दैट्स अबाउट the gas laws. We are going to discuss the laws which governs the behavior of gases. But before that, I am going to give you a quick revision of something that we know that so far as the states of matters are concerned, we know there are generally three states of matter. One is solid, another is liquid, and the third important state of matter is gas. These are already understood to you. Now listen. Intermolecular force of attraction and thermal energy. These are the two important parameters which act against each other. My dear students, आप सबको पता होगा that कोई भी मैटर हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सारे सबस्टेंसेस जो है या डिफरेंट स्टेट्स जो है एक सबस्टेंस के, ये पार्टिकल्स के बने होते हैं. ये चीजें आपको पता है. These are made up of constituent particles. और ये पार्टिकल्स जो है इनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, इनका जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़े प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, उनमें एक तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आईडीबी, और तीसरा जो हमने पढ़ा था लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एलडीएफ. इन तीन कैटेगरीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक ही नाम देते हैं, दैट इज वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये मैं यूनिट के स्टार्टिंग में भी आपको कह चुका हूं, लेकिन मैंने आपको फिर से कहा दैट उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, यानी कि वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में ये तीन कैटेगरी आती है: डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. ना यहां पे आ जाते हैं वापस. तो आपको पता है दैट हर एक स्टेट मैटर का जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है. उन पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आप देखोगे पार्टिकल्स के दरमियान वो सबसे मैक्सिमम कहां पे होगा? वो सबसे मैक्सिमम सॉलिड के केस में. जाहिर सी बात है, इसीलिए तो ये सॉलिड है, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के दरमियान ज्यादा है, इसीलिए पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली हेल्ड किए हुए हैं, अपनी फिक्स्ड लोकेशंस पे है, इसलिए सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है. तो इसका मतलब अगर लिक्विड में देखेंगे तो कंपेरेबल मतलब इंटरमीडिएट होता है. और अगर आप गैस की बात करेंगे, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होते हैं. यहां पे अगर मोशन ऑफ पार्टिकल्स की बात करोगे वो सबसे ज्यादा यहां पे है. तो अगर मैं खाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूंगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो इस साइड से आई मीन इंक्रीज होते हैं, इट इंक्रीजेस. यानी कि सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होंगे, उससे जो कम है वो लिक्विड में होंगे, और सबसे लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैस में होते हैं. लेकिन अगर आप थर्मल मोशंस की बात करोगे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा. जब हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं, थर्मल एनर्जी, देखिए थर्मल एनर्जी बेसिकली है क्या? थर्मल एनर्जी इज बेसिकली द मेजर ऑफ, थर्मल एनर्जी इज बेसिकली द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. इस बात को समझिए, अगर एक सिस्टम में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी मींस द एनर्जी व्हिच इज पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स, बाय द बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, फाइन. और अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हम सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज निकालते हैं, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है एनर्जी जो थर्मल एनर्जी का मतलब है द एनर्जी व्हिच इज possessed ड्यू टू द थर्मल मोशंस, तो वो फिर ज्यादा होगी. इस बात को आप ध्यान में रखें. यानी कि जितनी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, थर्म का मतलब है हीट एनर्जी, उतनी ही पार्टिकल्स में जो है वो मोशन ज्यादा होगी. बिकॉज more the energy of the molecules, more randomly they will move in different possible directions. लेकिन अब एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कहां पे ज्यादा होगी? एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स वहां पे ज्यादा होगी जहां पे पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, जहां पे उनको मौका मिलेगा मूव करने के लिए.
और वहां पे मोशन इजीली होगा जहां पे माय डियर स्टूडेंट्स इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स कम हो गए। जाहिर सी बात है, आप किसी चीज को बांध के रखोगे, जब आप उसके बांध के रखोगे तो उसका जो मोशन करने का जो टेंडेंसी होगा, भागने का जो टेंडेंसी होगा वो कम होगा, बिकॉज आपने उसको बांध के रखा है। लेकिन जब आप किसी चीज को खुला छोड़ते हो, तो जो ही आपने किसी चीज को खुला छोड़ा तो उसकी जो रैंडमनेस है, भागने की टेंडेंसी है, वो जाहिर सी बात है वो बढ़ जाती है। कैदियों को जेल में क्यों बांध के रखा जाता है, आई मीन एक सेल में क्यों रखा जाता है, यानी कि सेल में रखना मतलब उनके बांध के रखना, बिकॉज वो भागे ना। हमें वहां पे ये डर होता है कि वो भागे ना। लेकिन अगर आप किसी चीज को देखते हो कि नहीं, आपने मान लो कभी किसी जानवर को पकड़ लिया, या कोई चिड़िया या कोई भी बर्ड जो है वो आपके हाथ में आ गया, आप चाहते हो आप इसे रिलीज करो, तो आप क्या करते हो, आप उसको बांध के नहीं रखते हो, आप उसको छोड़ते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे फ्री करने से इसकी मोशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो भाग जाता है। तो कहने का मतलब क्या था यहाँ पे? कहने का मतलब ये है दैट अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम यहां पे कहेंगे कि काइनेटिक, या मैं लिखूंगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी तो सबसे ज्यादा एनर्जी किन के पार्टिकल्स की होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी जो पार्टिकल्स की होगी वो गैस के पार्टिकल्स की होगी। और इसका मतलब है अगर थर्मल एनर्जी की बात करेंगे तो थर्मल एनर्जी जो है, सिंस एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, दैट आल्सो मींस दैट द थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। सबको क्लियर हो रहा है? और एक और इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस काफी ज्यादा होती है, तो उन स्पेसेस को जब हम कम करते हैं तो हम करते हैं प्रेशर अप्लाई करने से। तो इसका मतलब है, इसीलिए हम कहते हैं गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। लेकिन सिंस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड आर ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर ऑलवेज वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होती है। तो एक और बात याद रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की अगर आप बात करोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा होगी गैस में और सबसे कम जो होगी वो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो सबसे, हम तो कहते ही है वहां पे वो नेग्लिजिबल होगी। ये चीजें मैं समझा चुका हूं आपको, ठीक है ना? तो ये इसका मतलब है दैट थर्मल एनर्जी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। इस बात को आप समझिए, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब है उतनी काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी तभी कम होगी जब थर्मल एनर्जी कम होगी। बिकॉज आपने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स में, या मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 3/2 kT। ये आप इक्वेशन निकाल सकते हैं या आप बाकायदा डिराइव कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, 3/2 इज अ कांस्टेंट, k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आई मीन टेम्परेचर इज केल्विन। तो यहाँ पे जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ही थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना? एक सेकंड में पहले फोन को फ्लाइट मोड पे रखता हूँ, अगर कॉल आ गया तो वीडियो पॉज हो जाएगा। जस्ट वेट अ मोमेंट। तो अब देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक जो है, समझिए इस बात को अब आराम से। आज का हमारा टॉपिक जो है, सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, और आपको पता है मैटर के 3 स्टेट्स हो सकते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट, ठीक है ना? अब सॉलिड स्टेट जो है, सॉलिड स्टेट जो एक टॉपिक है, या आप देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट है, ये एक सेपरेट यूनिट के तौर पर, ये एक सेपरेट यूनिट के तौर पर आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ोगे। इसमें आप देखोगे केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में सेपरेट यूनिट ही है सॉलिड स्टेट पे, तो हम इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ गया एक तो लिक्विड स्टेट और दूसरा गैसियस स्टेट। तो ये हमारे 2 स्टेट्स ऑफ मैटर है जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेंगे इस यूनिट में, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए सबसे पहले मैं उठाता हूँ गैसियस स्टेट। हम गैस स्टेट की बात करेंगे और उसके बाद जो है हम लिक्विड स्टेट में जाएंगे। तो चलो मैं फिलहाल इस पार्ट को इरेज करता हूँ। देखिए, बहुत ही आराम से सुन लीजिए, चेक कीजिए। So far as gaseous state is concerned, gaseous state of a substance is concerned, देखिए gaseous state means gas। अब देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में टोटल अगर आप देखेंगे 11 एलिमेंट्स, there are 11 elements which are gaseous in nature,
विच आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। अगर उसमें देखेंगे आप, पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन द गैस स्टेट। आप देखेंगे ऑक्सीजन, आप देखेंगे नाइट्रोजन, आप देखेंगे ये कितने हो गए, ये हो गए 3। आप अगर आप नोबल गैसेस की बात करेंगे, देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टन है, ज़िनॉन है एंड रेडॉन है। देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो कितने हो गए, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गए 4। अब देखिए यहाँ पे नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, एक और आ गया। तो एक और कौन सा है, देखो एक तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन फैमिली। अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करेंगे, ऑक्सीजन 16th फैमिली है। हाइड्रोजन तो एक ही है, मतलब एस ब्लॉक से साइड अगर आप देखोगे ऊपर वाले साइड में तो खाली मतलब हाइड्रोजन ही है। अगर हम ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो इसमें अगर आप देखोगे इसमें ऑक्सीजन है। और अगर आप नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे, या अगर आप देखोगे फ्लोरीन, हाँ फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इवन आप देखोगे क्लोरीन भी है, या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, तो दिस इज 8 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लोरीन जो है, क्लोरीन इज ऑल्सो अ गैस, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 वाला, दैट इज क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस तो आपने पढ़ा ही होगा, क्लोरीन इज अ गैस। तो देखिए कितने आ गए, 1 2 3 4, नहीं मैंने 4 तो लिखा नहीं, एक सेकेंड, चलो इसको 4 लिखेंगे, 5 6 7 8 9 10 फिर से आ गए, तो 11 जो है वो है फ्लोरीन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप चेक कीजिए टोटल कितने आ गए आपके। मैंने कहा टोटल एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो वो जो है वो टोटल 11 एलिमेंट्स है। उन 11 एलिमेंट्स में एक तो हाइड्रोजन है जो गैस स्टेट में है, गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन तो लिक्विड है, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज इन द लिक्विड स्टेट, याद रखिए आप। और नोबल गैसेस के सारे एलिमेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है। और सो फार एज गैसियस स्टेट इज कंसर्न, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। गैसियस स्टेट में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दैट इट इज दैट स्टेट ऑफ अ मैटर विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, गैसियस स्टेट में पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, ये सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में सबसे लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो गैसेस में होते हैं। दूसरी बात अगर आप कहेंगे इंटर पार्टिकल स्पेसेस की, तो वो सबसे मैक्सिमम होते हैं। आप देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स दैट गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जिसको आप कहते हो इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेसेस, वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। तीसरी बात इनमें काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी मींस रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है किस मोशन से किस स्पीड से जो है ये मूव करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल बंधा हुआ है कि फ्री है। तो सिंस द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, दैट गैसेस जो होते हैं, सिंस इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज्यादा होते हैं, सिंस इनकी पार्टिकल्स की, हाँ मैं यहाँ पे ये भी लिखूंगा दैट पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स जो है, पोजिशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, पोजिशन ऑफ पार्टिकल जो है, द पार्टिकल्स इन अ गैसियस स्टेट दिस इज नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स है ही नहीं, जाहिर सी बात है ये फिक्स होगी नहीं, बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन भी, अपनी लोकेशन भी और अपनी पोजीशन जिसको आप कहते हो वो चेंज करते। एक और इंपॉर्टेंट बात, सिंस पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस काफी ज्यादा है, तो इस स्पेस को आप कम कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कम कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो इसीलिए कहते हैं दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, ये समझा चुका हूं मैं आपको, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। एक और इंपॉर्टेंट बात, 6th पॉइंट जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, दे नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, नीदर डेफिनेट वॉल्यूम, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दे नीदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम
नॉर डेफिनेट शेप, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही इनकी शेप फिक्स्ड होती है। और उसका रीजन आपको पता है, बिकॉज पार्टिकल्स की पोजीशन ही फिक्स नहीं रहती, वो मूव करते रहते हैं। तो जिस कंटेनर में आप उन्हें डालते हैं वो पूरा का पूरा उस कंटेनर को जो है वो ऑक्यूपाई कर देते हैं। तो इसका मतलब है, एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे मैं लिखता हूँ दैट गैसेस आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स, दैट दे आर प्लेस्ड। आप गैस को ओपन कंटेनर में नहीं लिख सकते हो, द गैस आर प्लेस्ड इन क्लोज्ड कंटेनर्स। आप गैस को ओपन कंटेनर में नहीं भर सकते, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। गैस को आप डियर स्टूडेंट्स क्लोज्ड कंटेनर में ही रख सकते हो। तो इसका रीजन ये है बिकॉज गैसेस डू नॉट हैव स्टेबल फ्री सरफेसेस, दे डू नॉट हैव stable they do not have stable free surfaces, गैस की स्टेबल फ्री सरफेस नहीं होती जैसे लिक्विड की होती है। लिक्विड की स्टेबल फ्री सरफेस होती है, इसलिए आप उसको एक कंटेनर में रखो तो वो वहां पे रह जाता है अनलेस कि आप उसको इवोपरेट ना करो। लेकिन गैस का ऐसा कोई चक्कर है नहीं, गैस को आप एक कंटेनर में नहीं डाल सकते हो जो कि क्लोज होगा, बिकॉज उसकी स्टेबल फ्री सरफेस एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए आपको गैस को रखने के लिए क्लोज कंटेनर्स चाहिए। सबको समझ आ रहा है ना? very important thing. And one more important thing is that gases have least density, यानी कि they are least dense, because density जो एक concept है वो depend करता है mass per unit volume। मास तो चलो मान लो फिक्स ले लोगे आप, लेकिन सिंस वॉल्यूम गैस का फिक्स नहीं रहता, वो इंक्रीज होता है जितनी आप स्पेस दे दोगे उसको, तो इसीलिए डेंसिटी जो है सबसे कम होगी इनकी। क्लियर हो रहा है ना? तो अब जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि जो बिहेवियर दिखा रहे हैं गैसेस, देखो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होती है सर, इनकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर रैंडम मोशंस वो ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती है। गैसेस को हम सर ओपन कंटेनर्स में नहीं रख सकते, वी नीड अ क्लोज्ड कंटेनर, बिकॉज अगर आप कंटेनर को ओपन करोगे तो गैस भाग जाएगा, ठीक है ना? तो ये बेसिकली है क्या, या गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, गैसेस इसलिए कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेशन का मतलब है इनके पार्टिकल्स को नज़दीक लाना। आप उसी चीज़ को नज़दीक ला सकते हो जिनके दरमियान दूरियां हो, इस बात को समझिए। जो ऑलरेडी नज़दीक होते हैं ना, उनको नज़दीक लाने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जो ऑलरेडी बहुत नज़दीक है, ठीक है ना? दो मार्कर्स देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर है, तो दिस दे आर क्लोज टू ईच अदर। अब आप प्रेस करोगे तो होगा क्या, उससे कुछ नहीं होगा, सिस्टम में टेंशन आएगा, लेकिन ये और ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, ठीक है ना? तो ऐसा अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स का होता है वो सॉलिड में होता है, ठीक है ना? लेकिन जब आप गैस की बात करते हो, गैस में पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, उनमें स्पेस होती है तो ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हो इन पार्टिकल्स को क्लोज लाना तो आप ला सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे दूरियां है, दूरियां कम की जा सकती है, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर की वजह से क्या है, पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक आने लगते हैं। तो अब जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करोगे उतना ज़्यादा पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको, कि उसके लिए उन पार्टिकल्स का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी होना ज़रूरी है, जो मैं लेटर टॉपिक्स में आपको समझाऊंगा, जिसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना? तो जब आप गैस को नज़दीक लाते हो, जो पार्टिकल्स बहुत इतने क्लोज आते हैं सफिशिएंटली इतने क्लोज आते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, यानी कि गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे घर में आप देखते हो, जो एलपीजी हमारे होता है, जिसको आप एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हो, जिसको आप कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो होता बेसिकली वो गैस ही होता है, बट हम उसको कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना? तो ये बेसिकली जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, हम इसको कहते हैं बिहेवियर ऑफ गैस। लेकिन बिहेवियर ऑफ गैस समझने के लिए देयर आर सर्टेन लॉज which govern the behavior of gases and we call them as gas laws। तो हमें बेसिकली पढ़ना जो है that is gas laws। तो मैं अब आपको गैस लॉज यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो गैस लॉज आर द सर्टेन लॉज which govern, which explains the behavior of gases, तो let us discuss the first। पहले मैं गैस लॉज आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद हम पहला गैस लॉ जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, आप साथ साथ में ये नोट भी करते जाएंगे, और लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद या आप नोट डाउन करने के बाद आप बुक्स का भी इस्तेमाल कीजिए। आपके घर में जो बुक्स है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो कोई और हो, तो प्लीज़ वो पढ़े। वहाँ पे जो है
उसकी समरी जो है वो आप पढ़ो, कंटेंट जो दिया गया है वो आप पढ़ो, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा उसकी वजह से। तो चले यहाँ पे मैं आता हूँ। तो टॉपिक जो हमारा है आज, दैट इज गैस लॉस, गैस लॉस। तो गैस लॉस होते क्या है? These are the laws of gases. These are the laws of related to gases which explains the behavior. मैं यहाँ पे लिखूंगा which explains the behavior of gases. The laws which explains the behavior of gases are called laws which explains the behavior of gases under a different set of standard conditions. Under a different set of या under standard conditions, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ under standard conditions are known as gas losses. एक स्पेशल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे वो लॉज जो बिहेवियर गैसेस का एक्सप्लेन करते हैं, उन लॉज को डियर स्टूडेंट्स हम गैस लॉज कहते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो है गैस लॉ का है, उसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस लॉ इज नोन एज बॉयल्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत प्रॉब्लम्स पूछी जाती है इस पर। तो पहला जो लॉ है हमारा, वो लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ है। देखिए आप यहाँ, ये साइंटिस्ट था जिसका नाम था, एक साइंटिस्ट था, it was a scientist whose name was रॉबर्ट बॉयल जो है वो साइंटिस्ट का नाम था। इन 1662 की बात कर रहे हैं। डेट अगर आप याद नहीं रखेंगे कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। इस साइंटिस्ट ने क्या किया काम? He performed a series of experiments. He performed series of experiments. Even with many gases. और सबसे पहले जो इसने गैस लिया, वो गैस इसने जनरल जो लिया एयर के साथ। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे गैसेस हैं। और ये नहीं जरूरी है कि आप खाली एयर लो, आप कोई पर्टिकुलर गैस भी ले सकते हो। तो जब इसने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इसको वहां से एक जनरलाइजेशन क्या मिली? देखो पहले क्या किया इसने, जब इसने एक्सपेरिमेंट किया तो इसने कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी। बॉयल ने क्या किया? इसने एक स्टैंडर्ड कंडीशन रखी। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या रखी? स्टैंडर्ड कंडीशन जो इसकी थी वो थी, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं फिर से कह रहा हूँ, रॉबर्ट बॉयल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। he performed a series of experiment under standard conditions। और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी? he kept the temperature constant। इसने हर एक एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इसने क्या रखा डियर स्टूडेंट्स? कांस्टेंट रखा। बहुत इजी है, बहुत आराम से समझिए। इसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा। अब जो भी टेम्परेचर रखा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, 30 डिग्री रखा, 10 डिग्री रखा, 0 डिग्री रखा, 15 डिग्री रखा, जो भी रखा, अगर एक एक्सपेरिमेंट में इसने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड रखा सपोज, या रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, अब जितने भी इसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए उसमें सब में इसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। ठीक है ना? तो इसने क्या कहा? और इसने जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, अब इसने देखा दैट प्रेशर ऑफ अ गैस, देखो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया? ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड under standard conditions, and what was the standard conditions? He kept the temperature constant। और इसने एक लॉ दिया, जब इसने जनरलाइजेशन फॉलो की तो इसको एक लॉ मिला, और उस लॉ का स्टेटमेंट क्या था? देखिए क्या था लॉ का स्टेटमेंट। लॉ का स्टेटमेंट ये था दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे लिखता हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज़ टेम्परेचर इसने कांस्टेंट रखा, जो भी रखा कांस्टेंट रखा। एट कांस्टेंट temperature, comma, the volume occupied by a gas
या ऐसे मैं लिखूंगा बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस, अमाउंट भी इसने कांस्टेंट रखा, तो मैंने वो यहाँ पे गिवन में दिखाया आपको गिवन अमाउंट। मतलब अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट में मान लो 10 ग्राम गैस लिया, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसी टेम्परेचर पे फिर से 10 ग्राम गैस लिया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसी टेम्परेचर पे फिर से 10 ग्राम में जो है उसी टेम्परेचर पे वही 10 ग्राम जो है गैस रखा, ठीक है ना। तो उसी को हम कहते हैं दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन अमाउंट, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इस चीज को समझिए, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। देखिए मैं आपको ये यहाँ पे सिखाता हूँ, ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ, ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर से बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं पहले आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही देता हूँ, तो उसके बाद आप इस चीज को आराम से समझेंगे। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है लाइक दिस, और इस कंटेनर में ये जो मैंने ऊपर ऐसे बनाया, देखिए ये कंटेनर है, और मान लो इस कंटेनर में गैस है, देखिए इस कंटेनर में गैस है, और आपको ये भी पता होना चाहिए दैट एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को मैनोमीटर कहते हैं। मैं ये चीज़ क्लियर करता हूँ, अगर आपको एयर का प्रेशर मेजर करना है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, एयर जो हवा में होता है उसमें बहुत सारा मिक्सचर होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है ना उसको कहते हैं बैरोमीटर, उसको कहते हैं बैरोमीटर। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर मेजर करना चाहो, खाली एक गैस, अगर एक ही गैस हो, तो उस टाइम उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं मैनोमीटर। इस चीज को समझिए, ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। बैरोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स द प्रेशर ऑफ एयर, which measures the pressure of a mixture of gases, but manometer measures, it's also an instrument to measure the pressure but of a single gas, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एयर ले लो या सिंगल गैस ले लो, आप एयर की जगह जहाँ पे मैंने लिखा, चलो मैंने गैस ही लिखा, कोई मसला नहीं है, आप एयर भी ले सकते हैं। अगर आपने एयर लिया, ठीक है ना, तो वहाँ पे बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपने एक ही गैस लिया तो वहाँ पे मैनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। होता क्या उसमें, वो एक यू शेप्ड लिम्ब होती है, यू शेप्ड ट्यूब होता है जिसमें मरकरी रखते हैं, बिकॉज आपको पता है प्रेशर मेजर करने के लिए, या जैसे थर्मोमीटर्स में टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर में मरकरी का इस्तेमाल करता है, वैसे ही गैसेस का प्रेशर मेजर करने के लिए भी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। चेक इट आउट। तो मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो आपने रखा और इस मान लो गैस का वॉल्यूम जो है मान लो वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिखूंगा V1, मान लो दैट्स इक्वल टू 200 मिलीलीटर, ऐसे लेते हैं 200 मिलीलीटर मान लो वॉल्यूम है, और मान लो यहाँ से प्रेशर जो है P1 जो ऊपर पिस्टन की वजह से आता है, ये पिस्टन है यहाँ पे, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये एक पिस्टन है, उस पिस्टन पे जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो जाहिर सी बात है गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स क्या होंगे, वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जितना प्रेशर ज़्यादा करोगे उतना पार्टिकल्स नज़दीक आएंगे। मान लो प्रेशर कितना है, मान लो प्रेशर है, चलो मैं ऐसे लेता हूँ, मान लो प्रेशर है 300, मान लो मिलीमीटर्स। ये मिलीमीटर्स क्या होता है, प्रेशर मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ द कॉलम ऑफ द मरकरी, कॉलम ऑफ द मरकरी। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे एक यू शेप ट्यूब लिया जाता है, डियर स्टूडेंट्स, ऐसे चेक कीजिए, उस ट्यूब में क्या होता है, मान लो इसमें मरकरी है,
देखिए मान लो इसमें मरकरी, मान लो इसमें मरकरी, आराम से समझ रहे हो, मान लो इसमें मरकरी, देखो इस मरकरी इस कॉलम में इस साइड जो मरकरी की लेवल है ना यहाँ पे ये इस वाली लेवल को यहाँ से बैलेंस करेगा, ठीक है ना। लेकिन अब जितना प्रेशर है वो प्रेशर इस पे अप्लाई होता है ऐसे, और जितना प्रेशर ज्यादा होगा ना उतना मरकरी का राइज यहाँ पे हो जाता है। कहने का मतलब है अब कितने मिलीमीटर्स, समझो बात को, अब कितने मिलीमीटर्स, क्योंकि ये तो हाइट है ना h, कितने मिलीमीटर्स यानी कि हाउ मेनी मिलीमीटर्स मरकरी की लेवल जो है वो कॉलम में राइज होगी, उतना ही प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, प्रेशर के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं रो इंटू जी इंटू एच। ये इक्वेशन आप याद रखिए, क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। प्रेशर ड्यू टू गैस इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ गैस, वो तो कांस्टेंट होती है, वो आपको दी गई होगी। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एच जो यहाँ पे एच यही है, कितने मिलीमीटर्स मरकरी की लेवल जो है वो कॉलम में राइज होगी, ठीक है ना। एक सिंपल मैनोमीटर है आपके पास, ठीक है ना। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, मान लो प्रेशर कितना था, प्रेशर था 300 मिलीमीटर्स, 300 मिलीमीटर्स के तौर पे ही ये जो है मेजर किया जाता है। मैं इसका फिर बाद में आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रेशर मेजर कैसे करते हैं। फिलहाल आप याद रखिए वॉल्यूम कितना है उस टाइम गैस का, सर इस कंटेनर में वॉल्यूम का उस टाइम गैस जो वॉल्यूम है गैस का, यानी कि उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, वो है 200 मिलीलीटर्स। प्रेशर कितना अप्लाई किया है ऊपर से मैंने एक रफली आइडिया दिया, मान लो 300 मिलीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो रहा है, अब आप इस चीज को क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे बनाऊंगा बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है। मान लो आपने प्रेशर इंक्रीज किया, समझो दिमाग लड़ाओ, आपने पिस्टन को पुश किया। जब आप पिस्टन को पुश करोगे, तो आप मुझे बताओ जब पिस्टन नीचे जाएगा ये पार्टिकल्स जो है ये अब नीचे जाएंगे। जब ये नीचे जाएंगे इसका मतलब क्या है, अब ये कम स्पेस में आएगी। खुद समझो ना, यहाँ पे स्पेस इतनी है, यहाँ पे स्पेस इतनी है। जब आप ऊपर से प्रेशर अप्लाई करोगे ऐसे, अगर अप्लाइंग द प्रेशर, तो ये जो नई पोजीशन है पिस्टन की, मान लो ये इस पे आ गई, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे। मान लो नई पोजीशन जो है पिस्टन की है वो यहाँ पे आ गई। बात समझ लेना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पहला वॉल्यूम कितना था, पहला वॉल्यूम इतना था, लेकिन जो ही आपने पिस्टन को ऊपर से प्रेस किया, मतलब आपने प्रेशर बढ़ाया। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो जाहिर सी बात है स्पेस तो कम हो जाएगी, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया, वही तो हम कह रहे हैं, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर आपने सिस्टम में कांस्टेंट रखा, तो वही हम लिख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर का मतलब है जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देखिए ना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जितना आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, पिस्टन को वापस खींचेंगे तो उतनी स्पेस बढ़ जाएगी, उस टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, देखिए ना, जितना आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, आप देखोगे इस मरकरी में, इस कॉलम में मरकरी की लेवल उतनी आप हो जाएगी, यानी कि जितनी आपकी मरकरी की लेवल कॉलम में राइज होती है उतना ही आपका प्रेशर बढ़ता है। अब ठीक है, आपने क्या किया काम, आपका प्रेशर क्या था, P1 कितना था सर, P1 था 300 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, ठीक है। आपने P1 किया चेंज टू P2, अब P2 क्या होगा, क्या P2 300 ही होगा, आप तो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मान लो आपने ये किया 600, मान लो मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। बताइए इनिशियल वॉल्यूम क्या था V1, सर V1 था उस टाइम 200 मिलीलीटर, ठीक है ना। आपने वॉल्यूम बताओ चेंज कितना होगा, वॉल्यूम चेंज होगा टू V2। आपने प्रेशर इंक्रीज किया, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा क्या, नहीं, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये एग्जैक्टली होता है इसके हाफ के बराबर, बिल्कुल। वो इतना आप इंक्रीज करोगे उतना ही ये डिक्रीज होता है, तो इस ये 100 मिलीलीटर बन जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट है, आप कर भी सकते हो, और ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं साइंटिस्ट। मैंने आपको ये क्या समझाया, मैंने आपको समझाया जो बॉयल ने एक्सपेरिमेंट किए, यही एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद इस चीज को अंडरस्टैंड करके, लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया। इसने एक स्टेटमेंट दिया,
क्या दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट जब गैस का लेते हो, वो कितना ऑक्यूपाई वॉल्यूम करेगा, वो डिपेंड करेगा इनवर्सली उसके प्रेशर पे। यानी कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो स्पेस, बहुत कम स्पेस में वॉल्यूम जो है, बहुत कम स्पेस में गैस आएगा। तो जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा उतना, जितना आप प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम, और जितना प्रेशर को कम करेंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा। अरे ये बहुत सिंपल सी बात है। आप देखिए जो हमारे अगर आपके पास सिरिंज होगा, सिरिंज तो आप समझते हो ना, सिरिंज, ठीक है ना, आप क्या करोगे, सिरिंज के पीछे जो पिस्टन होता है, सिरिंज के अंदर क्या होता है, गैस, देयर इज नथिंग, देयर इज गैस। तो जितना आप प्रेस करोगे, इसका मतलब है आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, अंदर जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं ना, वो कम स्पेस में आते हैं, बिकॉज पिस्टन आगे जाता है ना, अब अंदर कम स्पेस रहती है। पिस्टन का पुश करना मतलब प्रेशर बढ़ाना है, और पिस्टन का आगे जाके अंदर जो स्पेस रहती है ना, उसका मतलब है वॉल्यूम। तो व्हाट डज इट इंडिकेट, मीन्स जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज होता है, एंड वाइस वर्सा का मतलब है जितना प्रेशर डिक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसी लॉ को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। सो इजी एंड सो सिंपल इट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इसने क्या कहा मैथमेटिकली, मैं फिर से कहूंगा, बॉयल सेड दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। व्हाट डज इट मीन, उसको हम ऐसे लिखते हैं दैट वॉल्यूम, या ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। सिंपल बात है, ये मैं समझा चुका हूं आपको। मेरी जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, मगर कहां पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वॉल्यूम अमाउंट जो गैस का है वो भी कांस्टेंट है। देखिए अगर मैं प्रेशर को डिनोट करूंगा P से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम को डिनोट करूंगा V से, इसका मतलब है बॉयल्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म है ना, वो है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये और इस स्टेटमेंट का सेम ही मतलब है। चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वालिटी में चेंज कीजिए तो क्या बनेगा, सो P प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वालिटी साइन में चेंज करते हैं तो वहां पे हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट्स सपोज कांस्टेंट K है, तो इसका मतलब है इट इज K इंटू 1 डिवाइडेड बाई V, ठीक है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट P इज इक्वल टू K, ऐसे भी लिख सकता हूँ K डिवाइडेड बाई V, वो भी एक ही बात होगी। इसका मतलब देखिए तो P का क्या आ गया, K डिवाइडेड बाई V, फिलहाल तो ये आ गए। देखिए यहाँ पे K क्या है, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसका वैल्यू डिपेंड करेगा अपॉन द टेम्परेचर जो आपने कांस्टेंट रखा एंड द अमाउंट ऑफ गैस। इस बात को ध्यान रखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये। देखिए तो P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे ना, वेल K जो है, व्हाट इज K, इट इज अ कांस्टेंट, it is a constant of proportionality, it is a constant of proportionality, it is a constant of proportionality। और इस k का वैल्यू, जाहिर सी बात है, constant of proportionality, और इसको कहते हैं बॉयल्स कांस्टेंट, बिकॉज बॉयल्स लॉ हम पढ़ रहे हैं, तो इस कांस्टेंट को बॉयल्स कांस्टेंट भी कहते हैं। समझो इसका वैल्यू जो है सर, आप इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितना होगा, वो डिपेंड करेगा आपने किस टेम्परेचर पे ये किया, दैट डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट द टेम्परेचर एट विच द एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड, एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस। आप किसी एक्सपेरिमेंट में गैस का कम लोगे, किसी का ज्यादा लोगे, तो वहां पे K का वैल्यू वेरी करेगा। तो एक तो टेम्परेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, दूसरा अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, और उसको हम कहते हैं बॉयल्स कांस्टेंट। इस बात को समझिए आप, उसको कहते हैं बॉयल्स कांस्टेंट। अब चेक कीजिए P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई V, ठीक है ना। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, देखो अगर मैं V डिवीजन में है यहाँ पे, इसको मैं इक्वल के इस साइड लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताओ PV क्या हो गया, बराबर PV इज इक्वल टू K। दिस इज अनदर स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। अनदर स्टेटमेंट क्या होगा, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। प्लीज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। At constant temperature, the volume occupied by a given amount of a gas is inversely proportional to its pressure। इस चीज को आप समझ गए। लेकिन जब हम इस इक्वेशन पे आ गए, इक्वेशन नंबर 2 पे, इससे हम ये भी कह सकते हैं
that product of pressure of a gas and the volume of a gas at constant temperature and जो उसका अमाउंट जो है गिवन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा and that constant is called as boiling constant. Boil is constant. What does it indicate? See what it indicates. See, मैं आपको यहां पे समझाऊंगा, बहुत सिंपल है. मान लो एक गैस है, ध्यान से समझिए. मान लो एक गैस है, इस गैस का प्रेशर जो है वो है, मैं उसको P1 लिखूंगा. मान लो इसका प्रेशर जो है वो 2 है. 2 प्रेशर का यूनिट जो है एटमॉस्फेयर भी होता है, तो चलो मैंने 2 लिखा फिलहाल, चलो 2 ATM लिखूंगा मैं, 2 एटमॉस्फेयर सपोज. और मान लो उस टाइम गैस का जो वॉल्यूम है मैंने लिखा वो V1 से, वो कितना है उस टाइम. मान लो वो ऐसे लेते हैं, मान लो वो 4 लीटर से, मान लो मैंने जनरल वैल्यू दिया आपको समझाने के लिए. अब देखो क्या है, बॉयल्स लॉ दिमाग में रखो. बॉयल लॉ क्या बोल रहा है, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा. देखिए चलिए कैसे होगा, देखिए जितना एक डिक्रीज करोगे दूसरा उतना इंक्रीज होगा. अब आपने प्रेशर इंक्रीज किया P1 से P2, अब आपने प्रेशर जो है वो इंक्रीज किया, मान लो इंक्रीज किया P1 से P2. मान लो आपका प्रेशर अब 4 एटमॉस्फेयर है, मान लो आपका प्रेशर अब 4 एटमॉस्फेयर है. उस टाइम वॉल्यूम कितना होगा. अब सिंस आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम को तो डिक्रीज होना ही है. मान लो वो 2 लीटर्स पे आ गया. अब देखिए यही तो बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है, वही तो है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. आप एक को इंक्रीज करो दूसरा डिक्रीज होगा. अब यहाँ पे आ जाओ जरा, मुझे बताओ यहाँ पे P1 V1 इनका मल्टीप्लीकेशन करो, वो किसके बराबर है, 2 into 4 that is 4 2 into 8 एटमॉस्फेयर into लीटर, that is लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है ना, यूनिट आप खुद ही लिखो. यहाँ पे वैल्यू क्या है 8. अब यहाँ पे आ जाओ P2 into V2 बताओ कितना है, वो तो 4 into 2 है, वो तो फिर से 8 हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम उसी अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. So that's what I said, that the another statement of Boyle's law is that the at constant temperature the product of pressure and volume of a given amount of a gas is always constant as long as temperature stays constant. फिर से कहूंगा मैं, at constant temperature the product of pressure and volume of a given amount of a gas is always constant. मीन्स आप एक इंक्रीज करोगे दूसरा उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं दैट अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ जो होगी, यानी कि हम ऐसे कहेंगे, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज चेंज्ड फ्रॉम P1 to P1 then the corresponding volume change will be from V1 to V2 such that P1 V1 is always equivalent to P2 V2 and that is always equal to constant. ये तो बहुत सिंपल है. ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे दी है ये फिर से बॉयल्स लॉ ही है और कुछ नहीं, लेकिन ये इक्वेशन आपको यूज होगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में. दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. और एक इंपॉर्टेंट बात जो इस सिग्निफिकेंस जो इस लॉ की ये है दैट जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अभी मैंने दिखाया यहाँ पे मान लो बीच में गैस है, इन दो हाथों के दरमियान जो है आप देखो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स है रैंडमली मूव कर रहे हैं. मान लो जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो, आप देखो क्या है, आप बेसिकली गैस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस कम कर रहे हो. जो ही वो स्पेस कम होगी ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे. जितनी स्पेस कम करोगे उतना वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे. एक वक्त आता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब वो एक दूसरे को वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को पकड़ते हैं और गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ इज दैट इट सेज दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल. गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर which is called as a critical temperature by increasing the pressure. critical temperature का मैं आगे बताऊंगा आपको. तो ये इक्वेशन जो है that at constant T
at constant t is the temperature, fine, that the product of pressure and volume is always constant, means P1 V1 will be always equal to P2 V2, एंड इससे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, देखो सिंपल सी बात है, आपको बताया जाएगा, चेक कीजिए। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है, देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मान लो मैं कहूंगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक रैंडम प्रॉब्लम मैंने दिया आपको। मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, मैं ऐसे लिखूंगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, या ऐसे लिखेंगे, चलो मैं थोड़ा इजी कर देता हूं इसको। मैं ऐसे लिखूंगा 5 लीटर्स, 5 लीटर्स, या चलो लीटर में लूंगा वो बहुत ज्यादा होगा, मिलीलीटर लेते हैं। 5 मिलीलीटर ऑफ गैस, कोई पर्टिकुलर गैस exerts a pressure of 5 milliliter of a gas exerts a pressure of let's suppose 2 millimeters, exert a pressure of 2 millimeters of mercury, ऐसे, या खाली लिखो 2 मिलीमीटर, ये आपको समझ जाना चाहिए प्रेशर के रिलेटेड है। एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 2 मिलीमीटर, ठीक। फाइंड द प्रेशर exerted by the same gas सेम ही है, गैस डिफरेंट नहीं लेना है। फाइंड द प्रेशर exerted by the same gas at 4 मिलीमीटर, या at, मुझे प्रेशर निकालना है, at मैं लिखूंगा 2.5 मिलीलीटर। तो करेंगे क्या, देखिए दिमाग लड़ाइए, बहुत सिंपल है, चेक कीजिए। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, कांस्टेंट है। आपके पास 5 मिलीलीटर गैस है, आप इसको V1 लीजिए। V1 कितना है, 5 मिलीलीटर। देखिए 5 मिलीलीटर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो करता है 2 मिलीमीटर, दैट मीन्स P1 जो है आपका वो है 2 मिलीमीटर। फाइंड द प्रेशर, आपको प्रेशर निकालना है, तो कीप इट एज P2 आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। एक्सर्टेड बाय द सेम गैस, यही गैस, लेकिन किस वॉल्यूम पे, 2.5, इसका मतलब है V2 आपका 2.5 मिलीलीटर। तो करिए ना यूज, देखें करिए यूज, क्या करेंगे यूज दिस इक्वेशन, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। देखिए तो आपने क्या है, P1 भी दिया है, V1 भी दिया है, V2 दिया है, लेकिन P2 नहीं दिया। तो मुझे बताइए इस इक्वेशन से अगर आपको P2 निकालना हो तो किसके बराबर होगा, क्या मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू P1 इंटू V1, तो V2 इसमें डिवाइड होगा। सबको क्लियर हो गया? तो बताइए किसके बराबर होगा, बताओ P1 कितना है, P1 तो है 2 मिलीलीटर, देखो 2 मिलीमीटर, ओके। बताइए V1 कितना है, V1 है 5 मिलीलीटर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय, बताइए V2 कितना है, V2 है 2.5 मिलीलीटर। सबको क्लियर हो गया? देखिए मिलीलीटर और मिलीलीटर कैंसिल। अब देखिए 2.5 1 2.5 2, 2.5 1 और 2.5 एंड 2.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो बताइए P2 किसके बराबर निकला, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे 2 है, दैट इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये आपका प्रेशर निकला, और होना भी चाहिए। इसका मतलब है अगर आपका 2 मिलीमीटर प्रेशर पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई गैस का हो रहा है 5 मिलीलीटर, आप बताइए किस प्रेशर पे वॉल्यूम इसका हाफ होगा। तो अगर आपको वॉल्यूम हाफ है, इसका हाफ है, तो इसका मतलब है प्रेशर डबल होना चाहिए। तो पहले प्रेशर क्या था 2 मिलीमीटर, तो डबल इसका कितना होगा 4, वही तो निकला आपको। तो ये है बॉयल्स लॉ माय डियर स्टूडेंट्स।
तो ये था अबाउट बॉयल्स लॉ। अब मैं आपको ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो ग्राफ में यहाँ पे बनाऊंगा दैट सिंस आपको पता है डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे, सिंस आपको पता है दैट so far as the graphs of Boyle's law are concerned, वो हम ऐसे बनाएंगे। देखिए आपके पास पहली रिलेशन दैट P इज इक्वल टू K बाई V, यही था ना, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे ना ऐसे, एक साइड लेंगे आप प्रेशर, दूसरी साइड लेंगे आप वॉल्यूम। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही, उसमें तो चेंज करना नहीं है। बताओ क्या होगा, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम क्या है, घट जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम घट जाएगा, और जितना प्रेशर कम करेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ग्राफ जो है वो ऐसे है, ये ऐसा है। और टेम्परेचर जो यहाँ पे है वो कांस्टेंट है। इस टेम्परेचर को आप कांस्टेंट ही रखेंगे, उसमें कोई टेंशन है नहीं। तो इसको कहते हैं पीवी कर्व। पी और वी के दरमियान जो कर्व आता है इसको कहते हैं पीवी कर्व, पीवी कर्व। और इन कर्व्स को आइसोथर्म्स भी कहते हैं, आइसोथर्म, बिकॉज इसमें टेम्परेचर, आइसो का मतलब है सेम, थर्म इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। दिस कर्व इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। समझो ना, देखो यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो आप देखो इस पॉइंट पे प्रेशर अगर इतना है, देखो इस पॉइंट पे अगर प्रेशर इतना है तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है, तो नीचे लाइन डालिए ना, उस टाइम वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर आप नीचे जा रहे हैं यानी कि प्रेशर आप कम कर रहे हैं, देखिए प्रेशर आप कम कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। यही तो इक्वेशन, यही तो ग्राफ है। सबको क्लियर हो गया। दूसरा ग्राफ अगर आपको ऐसे डालना होगा, P और 1 ओवर V के दरमियान। देखिए आप जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना वॉल्यूम कम होगा, लेकिन जितना डिनोमिनेटर में वॉल्यूम कम होगा ना उतना ये रेशो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आप P इंक्रीज करते हैं तो उस टाइम V डिक्रीज होता है। ये तो पहली बात है जो कि इस कर्व से आपको समझ आ गई। दूसरी बात, अगर आप P इंक्रीज करते हैं तो 1/V भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं ना, बिकॉज V तो डिक्रीज होगा, जितना ही डिक्रीज होगा उतना ही रेशो इसका इंक्रीज होगा। सबको क्लियर हो रहा है। तो उस टाइम जो कर्व जो आएगा वो ऐसे आएगा, इट विल पास थ्रू द ऑरिजिन। इस कर्व और इस कर्व को समझो, ये P और V के दरमियान, ये P और 1 ओवर V के दरमियान। क्लियर हो गया सबको। ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इसको भी आप आइसोथर्म कहोगे। ये भी आइसोथर्म है, ये भी आइसोथर्म है। लेकिन अब चीज है क्या है, अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया है, अगर आपको ग्राफ ऐसा है, चेक कीजिए। अगर बहुत सारे कर्व्स में एक ही ग्राफ पे दिखाऊंगा ऐसे, चलो 1 ओवर V लेता हूँ। चलो पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2-2। अगर ऐसे है और अगर ऐसे कर्व्स है, यानी कि ये आइसोथर्म ही है। देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है, लेकिन ये मैंने 3 टाइम्स किए। एक किया टेम्परेचर T1 पे, दूसरा किया टेम्परेचर T2 पे, तीसरा किया टेम्परेचर T3 पे। तो तीनों के तीनों आइसोथर्म है। मान लो ये भी मैंने किया T1, T2, T3। अब जितना कर्व ऊपर आएगा ना, इसका मतलब है उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1, और यहाँ पे भी T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। सबको क्लियर हुआ। और एक और ग्राफ जो है, लास्ट वाला ग्राफ, वो हो सकता है आपका PV और प्रेशर के दरमियान। मान लो प्रेशर के दरमियान आपने किया, एक तो PV के दरमियान, दूसरा प्रेशर के दरमियान। आपको पता है बॉयल्स लॉ में आप प्रेशर इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है PV का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये तो आपने सीखा, ठीक है ना। और टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट है ही, कुछ भी रखो टेम्परेचर कांस्टेंट, जो भी है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप प्रेशर कितना भी इंक्रीज करोगे, PV का वैल्यू जो भी है उस टाइम वो कांस्टेंट होगा। और लेट्स सपोज अगर PV का वैल्यू ये है तो दिस विल बी द ग्राफ। ये ग्राफ आपको क्या समझाता है, आप प्रेशर इंक्रीज करो, ठीक है मैंने इंक्रीज किया, कर रहा हूं मैं इंक्रीज, लेकिन उस टाइम वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और उसके वॉल्यूम ऐसा डिक्रीज होगा कि PV का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जो एक और ग्राफ है, अगर मैं डिफरेंट कर्व्स एक साथ बनाऊंगा तो वो ऐसा होगा, PV और प्रेशर के दरमियान द कर्व्स कैन बी लाइक दिस,
और यहाँ पे अभी अगर एक T1 है, दूसरा है T2 पे और तीसरा है T3 पे, द कर्व इज लाइक T3 is greater than T2 is greater than T1. This is it, my dear students. These are the various graphs which explains, which gives you the behavior of the gas in terms of the law which is called as a Boyle's law. तो आज का हमारा टॉपिक जो Boyle's law था वो हमने आराम से क्लियर किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया। तो इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादातर, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो इंशाल्लाह दिस वाज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेनी गैस लॉज इन द कमिंग वीडियो लेक्चर्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए अपना, बाहर जाइए मास्क लगा के जाइए, अवॉइड द क्राउडेड प्लेसेस, अननेसेसरली किसी से हाथ ना मिलाइए। आजकल दोस्ती में कभी कभार ऐसा भी होता है कि यार तू क्या हो गया, वो कुछ नहीं होता, चल हक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो प्लीज़ अगर किसी को हतक भी हो जाए ना, बुरा भी लगेगा, लगने दो, बट जान है तो जहान है। आप अपना ख्याल रखिए प्लीज़। आप ज़िंदा रहेंगे तो तभी जाके आप आगे वाली जो चीज़ें हैं आपको जो करनी है फ्यूचर में वो इंशाल्लाह पॉसिबल होगी। तो दुआ कीजिए हमारे लिए भी, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी प्लीज़ अपने लिए मेहनत करो। एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।